आज हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, एरिल हैलाइडों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत पहला उदाहरण हैलोजनीकरण, दूसरा उदाहरण जो है नाइट्रीकरण, तीसरा उदाहरण सल्फोनीकरण। तो आज हम चौथा उदाहरण लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया हमारा दो प्रकार से होता है, हम आपको पीछे 11th क्लास में भी समझाए हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया हमारा दो प्रकार से होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अवक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अवक्रिया के अंतर्गत हमारा कोई भी हैलोबेंजीन यहाँ पर हम ले सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया है, आप कोई भी हैलोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लिया है। तो कोई भी हैलोबेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से, अर्थात ऐसे एल्किल हैलाइड से, माने हम हमेशा एल्किल हैलाइड से ही अवक्रिया कराते हैं। हम एल्किल हैलाइड में आप यहाँ एथिल क्लोराइड ले सकते हो, एथिल ब्रोमाइड ले सकते हो, प्रोपिल ब्रोमाइड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अर्थात एल्किल हैलाइड लेंगे। तो क्योंकि एल्किल हैलाइड के द्वारा ही हमें एल्किल इलेक्ट्रोफाइल्स प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड के द्वारा ही हमें एल्किल इलेक्ट्रोफाइल्स प्राप्त होगा। और जो एल्किल इलेक्ट्रोफाइल्स प्राप्त होगा वो रिंग पर आकर के आर्थो या पैरा स्थान पर जुड़ करके एल्किल समूह जब रिंग से जुड़ेगा तो उसी को हम एल्काइलेशन अवक्रिया कहते हैं। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट ने बताया है, इसीलिए हम इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं। तो यहाँ एल्किल हैलाइड के अंतर्गत हमने उदाहरण लिया है, छोटा उदाहरण मेथिल क्लोराइड। आप कुछ भी ले सकते हो, एल्किल हैलाइड में से कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ मैंने मेथिल क्लोराइड उदाहरण लिया है क्योंकि मेथिल क्लोराइड से हमको मेथिल इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हो जाता है। तो फिर से आप सुनिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अवक्रिया का एक इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, सिंपल सा। किसी भी हैलोबेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से जब कराते हैं तो अल्प मात्रा में आर्थो उत्पाद और मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा मुख्य रूप से उत्पाद प्राप्त होता है। तो कोई भी हैलोबेंजीन के अंतर्गत हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो अल्प मात्रा में आर्थोक्लोरोटाल्विन प्राप्त होता है और पैराक्लोरोटाल्विन मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, साथ में HCl सह उत्पाद के रूप में अलग हो जाता है। तो इस अवक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अवक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया किसे कहते हैं? तो हैलोबेंजीन के अंतर्गत हम कोई भी हैलोबेंजीन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया है क्लोरोबेंजीन का, आप कोई भी हैलोबेंजीन ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ उदाहरण लिया है क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे? यहाँ पर निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उस यौगिक से कराएंगे जिसमें हमारा एसाइल समूह मिलता हो। तो एसाइल समूह कहाँ मिलता है? एसाइल समूह आसानी से एसिल हैलाइडों में प्राप्त होता है। एसाइल समूह या CH3CO समूह को एसाइल समूह कहते हैं। यह एसाइल समूह बड़े आसानी से हमें प्राप्त होता है एसिल हैलाइडों से और एनहाइड्राइडों से। तो हैलोबेंजीन की क्रिया या एसिल हैलाइड से करा सकते हैं या हैलोबेंजीन की क्रिया हम जो है एनहाइड्राइडों से करा सकते हैं। तो एसिल हैलाइडों के द्वारा और एसिल एनहाइड्राइडों के द्वारा हमें एसाइल समूह प्राप्त होता है और वही एसाइल समूह हैलोबेंजीन के आर्थो या पैरा स्थान पर आकर जब जुड़ता है तो इसे हम एसाइलेशन अवक्रिया कहते हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट ने दिया है, इसलिए इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने एसाइल समूह सामान्य रूप से क्रिया कहाँ से लिया है? एसिल हैलाइड से। तो एसिल हैलाइड का हमारा पहला उदाहरण है एसीटल क्लोराइड से। तो हम यहाँ फिर से आप मुख्य रूप से जो समझाएं उसको सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसीटल क्लोराइड से एसिल हैलाइड के अंतर्गत एसीटल क्लोराइड से जब कराते हैं
तो हमारा अल्प मात्रा में आर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन प्राप्त होता है और मुख्य उत्पाद के रूप में पैराक्लोरोएसीटोफिनोन प्राप्त होता है और साथ में HCl हमारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम हेलो क्लोरोबेंजीन में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया कहते हैं। अब यहाँ मैंने हेलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन लिया है तो क्लोरोबेंजीन का एसाइलेशन हुआ। आप ब्रोमीन लगा दीजिए तो ब्रोमोबेंजीन का एसाइलेशन अवक्रिया हो जाएगा। आयोडीन लगा देंगे तो आयोडोबेंजीन का एसाइलेशन अवक्रिया हो जाएगा। तो आप कोई भी हेलोबेंजीन लेकर के अवक्रिया करा सकते हैं। हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन की अवक्रिया कराया है। तो जब हम निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिटल क्लोराइड से कराते हैं तो अल्प मात्रा में आर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन और मुख्य उत्पाद के रूप में पैराक्लोरोएसीटोफिनोन प्राप्त होता है। अगर आप यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे तो आर्थोब्रोमोएस्टोफिनोन, पैराब्रोमोएस्टोफिनोन प्राप्त होगा। अगर यहाँ आप आयोडीन लगा देंगे तो यहाँ आर्थो आयोडोएस्टोफिनोन या पैरा आयोडोएस्टोफिनोन प्राप्त होगा। ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एनहाइड्राइड रखें, एसिटल क्लोराइड की जगह आप एस्टिक एनहाइड्राइड रखें तो एस्टिक एनहाइड्राइड रखेंगे तब भी यही अवक्रिया होगी। मतलब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एस्टिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तब भी उत्पाद यही प्राप्त होगा, आर्थोक्लोरोएस्टोफिनोन और पैराक्लोरोएस्टोफिनोन प्राप्त होगा। लेकिन सह उत्पाद के रूप में HCl ना निकल करके एस्टिक एसिड निकलेगा। तो हमें बहुत लंबा होगा, आप दोहराइएगा। आपके लिए मैंने बोल दिया है, रिएक्शन लिखिएगा। हम यहाँ क्लोरोबेंजीन की क्रिया साधारण रूप से एसिटल क्लोराइड से करा रहे हैं निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो एसिटल क्लोराइड के द्वारा हमें एसाइल समूह प्राप्त हो जाता है और वह एसाइल समूह क्लोरोबेंजीन के आर्थो और पैरा स्थान पर जुड़ करके आर्थोक्लोरोएस्टोफिनोन और पैराक्लोरोएस्टोफिनोन का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार इसे हम जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा हुआ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अवक्रिया किसे कहते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अवक्रिया एरिल हेलाइडो में तो होता ही है, हेलोबेंजीन में, एरिल हेलाइडो में तो होता ही है, बेंजीन में होता है। किसी भी एरोमेटिक यौगिक में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अवक्रिया होती है। बेंजीन में होता है, क्लोरोबेंजीन में होता है, अन्य एरोमेटिक यौगिकों में भी होता है। एक जगह नहीं होता है, वह यौगिक है आपका जो है बेंजोइक एसिड और जो है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड में फ्रीडल-क्राफ्ट अवक्रिया नहीं पाई जाती है। अन्य एरोमेटिक यौगिकों में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन अवक्रिया पाई जाती है। तो क्यों नहीं पाई जाती है उसके बारे में ब्यौरा हम आगे आपको पढ़ाएंगे। जो है यहाँ पर मैंने आपको हेलोबेंजीन में, एरिल हेलाइड में फ्रीडल-क्राफ्ट अवक्रिया किसे कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अवक्रिया एल्काइलेशन और एसाइलेशन बेंजीन में भी होता है, लेकिन वहां चाहे जहां जाकर के एल्किल समूह जुड़ जाता है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है और एसाइल समूह जुड़ जाता है बेंजीन में तो एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा एरिल हेलाइड है तो एरिल हेलाइड में पहले से ही यक्स समूह उपस्थित है जो आर्थो एंड पैरा निर्देशक का कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर पहले से ही बेंजीन रिंग पर यक्स समूह उपस्थित है तो वह आने वाले एल्किल इलेक्ट्रोफाइल्स को आर्थो एंड पैरा स्थान पर भेजता है। तो आर्थो एंड पैरा स्थान पर एल्किल समूह जुड़कर उत्पाद बनाता है और यदि एसाइल समूह के वाले यौगिक से कराते हैं तो एसाइल समूह आकर के हेलोबेंजीन में एसाइल समूह जो आता है वो आर्थो एंड पैरा स्थान पर जुड़कर आर्थो एंड पैरा उत्पाद का निर्माण करता है और मुख्य रूप से पैरा उत्पाद बनता है और आर्थो उत्पाद अल्प मात्रा में उत्पाद बनता है। तो ये हमारा हुआ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन अवक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन अवक्रिया की क्रियाविधि क्या है उसके बारे में भी सुन लीजिए। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की क्रियाविधि वैसे ही होगी जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है।
पिछले हैलोजनीकरण में और नाइट्रेशन में और सल्फोनेशन में क्रियाविधि पढ़ाया है, ठीक उसी प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट की भी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन की भी क्रियाविधि होती है। जैसा कि मैंने यहाँ हेडिंग डाल करके आपको अलग अलग से समझा दिया है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अवक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो कैसे होगा? वैसे पहले पद में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल का बनना होगा। तो मेथिल क्लोराइड, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक के द्वारा उत्प्रेरक के साथ अवक्रिया कर लेता है। मेथिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक के साथ अवक्रिया करके मेथिल इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है। साथ में यह जटिल यौगिक AlCl4 जटिल यौगिक बन जाता है, जो क्षार का काम करता है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल्स पहले पद में बन जाता है। और दूसरे पद में क्या होता है? दूसरे पद में यही मेथिल इलेक्ट्रोफाइल्स क्लोरोबेंजीन पर आता है आक्रमण करने के लिए। तो क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ पहले से ही क्लोरीन है, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है, जो अनुनाद एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग के अंदर आता है अनुनाद के कारण, और आर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पर, आर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ा देता है, जिसके कारण यह मेथिल समूह एल्किल समूह आकर के आर्थो स्थान पर या पैरा स्थान पर जुड़ करके आर्थो मध्यवर्ती और पैरा मध्यवर्ती का निर्माण कर देता है। तो आर्थो मध्यवर्ती तो अल्प मात्रा में बनता है, 20% बनता है, और पैरा मध्यवर्ती जो है 80% बनता है, मुख्य रूप से बनता है। तो हमारा यह एल्किल समूह में कौन आया? मेथिल समूह आकर के आर्थो स्थान पर आर्थो मध्यवर्ती बना दिया, और यह मेथिल समूह पैरा स्थान पर आकर जुड़ करके पैरा मध्यवर्ती का निर्माण कर देता है। यह दूसरे पद में क्रिया होती है। और तीसरे पद में कौन सी क्रिया होती है? तो तीसरे पद में इन मध्यवर्तियों से प्रोटॉन निकलकर, प्रोटॉन त्याग कर उत्पाद का निर्माण कर देता है। माने इस मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकल जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो कैसे निकलता है? देखिए यहाँ पर आर्थो मध्यवर्ती जो 20% है, इसमें से AlCl4 क्षार आता है और इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। तो जब यहाँ प्रोटॉन हटता है तो इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देता है, और यह बंध अंदर की तरफ आकर के यहाँ से फिर से पाई बंध बन जाता है, और आर्थो टाल्विन अल्प मात्रा में उत्पाद बन जाता है। साथ में HCl और AlCl3 उत्प्रेरक अपने पूर्वावस्था में बाहर निकल जाता है। तो उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपने पूर्वावस्था में बाहर निकल जाता है, और सह उत्पाद के रूप में HCl बाहर हो जाता है, और हमारा उत्पाद आर्थो टाल्विन अल्प मात्रा में उत्पाद बन जाता है। क्योंकि अल्प मात्रा में आर्थो मध्यवर्ती बनता है, इसलिए अल्प मात्रा में आर्थो उत्पाद भी बन जाता है। इसी प्रकार हमारा जो मुख्य मध्यवर्ती है, पैरा मध्यवर्ती, जो 80% मुख्य रूप से मध्यवर्ती बना है, तो इस मुख्य मध्यवर्ती पर जब आता है एल्युमिनियम AlCl4 क्षार आता है, तो इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, और यहाँ से यह बंध अंदर की तरफ जा करके यहाँ पर पाई बंध का निर्माण कर देता है, और हमारा पैरा टाल्विन मुख्य उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्रियाविधि है। पैरा मध्यवर्ती प्रोटॉन त्याग करके पैरा टाल्विन मुख्य उत्पाद का निर्माण कर देता है, और साथ में सह उत्पाद के रूप में HCl बाहर हो जाता है, और AlCl3 उत्प्रेरक अपने पूर्वावस्था में चला जाता है। तो ये हमारा क्रियाविधि हो गई। ये हमारा क्रियाविधि हो गया क्या कि जो है मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अवक्रिया की क्रियाविधि है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की क्रियाविधि है। पहले इलेक्ट्रोफाइल का बनना होता है, और फिर इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर आर्थो एंड पैरा स्थान पर आक्रमण करके मध्यवर्ती बनाता है, और फिर तीसरे पद में मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर उत्पाद का निर्माण कर देता है। ऐसा मैंने आपको हैलोजनीकरण में भी पढ़ाया था। अब देखिए हमारा दूसरा हेडिंग होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया। जो दूसरी क्रिया बताया था आपको, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया बताया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ क्रियाविधि अलग से लिखा है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया की मैकेनिज्म मैंने अलग से आपको समझाया है। तो इसमें भी क्या होगा? वही होगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल्स का बनना होगा, फिर दूसरे पद में इलेक्ट्रोफाइल्स आक्रमण करके मध्यवर्ती बनाएगा, फिर तीसरे पद में मध्यवर्ती प्रोटॉन त्याग कर उत्पाद का निर्माण कर देगा। तो कैसे बनता है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल्स? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स का बनना कैसे होता है? तो यहाँ पर एसिटल क्लोराइड हमने अभिकारक में लिया था, रिएक्शन में एसिटल क्लोराइड लिया था। तो यहाँ पर एसिटल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करता है।
तो अवक्रिया करके एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स का निर्माण कर देता है, एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स का निर्माण कर देता है। और यह जटिल यौगिक जो हमारे यहाँ पास यहाँ पर बंध टूटेगा, तो यहाँ बंध टूटेगा तो क्लोरीन रिडायन हो जाएगा, तो क्लोरीन रिडायन जोड़े में इलेक्ट्रॉन AlCl3 को दे देगा, क्योंकि AlCl3 के पास जोड़े में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह AlCl3 यहाँ से क्लोरीन यहाँ से बंध टूटेगा, क्लोरीन रिडायन बनेगा, क्लोरीन रिडायन इसको जोड़ा में इलेक्ट्रॉन दे करके उपसहसंयोजी बंध बना करके जटिल यौगिक का निर्माण कर लेगा, और यह जटिल यौगिक बन जाता है, क्षार के रूप में कार्य करता है। और यहाँ हमारे पास एसाइल समूह CH3 C डबल बॉन्ड O, C के ऊपर कार्बन के ऊपर धन चार्ज, एसाइल समूह बन जाता है, एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स का निर्माण हो जाता है। तो इस पहले पद में एसिटल क्लोराइड निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड से अवक्रिया करके एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स का निर्माण करता है। अब एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स का जो निर्माण होता है, तो हमारे पास अब दूसरे पद में क्या होता है, तो दूसरे पद में हमारा यह एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स आता है क्लोरोबेंजीन पर आक्रमण करने के लिए। तो क्लोरोबेंजीन में तो रिंग में तो पहले से ही क्लोरीन अटैच है, तो यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के कारण डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो आर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पे बढ़ा देता है, इसलिए आने वाला ये जो एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स है वो आर्थो स्थान पर जुड़ता है और पैरा स्थान पर जुड़ता है। तो आर्थो स्थान पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम रहता है, इसलिए कम मध्यवर्ती बनता है, और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा रहता है, इसलिए एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स पैरा स्थान पर जुड़ करके मुख्य मध्यवर्ती के रूप में निर्माण कर देता है। तो हमारे पास देखिए आर्थो स्थान पर जब एसाइल समूह आक्रमण करता है तो आर्थो मध्यवर्ती 20% का निर्माण इस तरीके से कर देता है। तो ये जो हमारे चित्र में आप देख भी रहे हैं, आर्थो मध्यवर्ती का निर्माण कर देता है। और जब यह पैरा स्थान पर एसाइल समूह पैरा स्थान पर आक्रमण करता है तो ये पैरा मध्यवर्ती 80% का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा पैरा मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो रेजोनेंस के कारण ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ बढ़ता है, अनुनाद के कारण। तो अनुनाद संरचना क्लोरोबेंजीन का अर्थात हेलोबेंजीन की अनुनाद संरचना मैंने आपको पढ़ाया है, तो अनुनाद संरचना पढ़ाया, वहां से आप दोहरा लीजिए। यहां मैं अनुनाद संरचना नहीं बनाया हूं, नहीं तो ज्यादा लंबा क्रियाविधि होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आर्थो मध्यवर्ती और पैरा मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है। तो जब एसाइल समूह कहां आक्रमण करता है, एसाइल समूह क्लोरोबेंजीन के आर्थो स्थान पर अथवा पैरा स्थान पर आक्रमण करके आर्थो मध्यवर्ती और पैरा मध्यवर्ती का निर्माण कर देता है। और तीसरे पद में क्या होता है, तो तीसरे पद में हमारा होता है, तीसरे पद में यह जो है मध्यवर्ती प्रोटॉन को त्याग कर उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो तीसरे पद में क्या होता है, यह तीसरे पद में प्रोटॉन मध्यवर्ती प्रोटॉन त्याग कर उत्पाद बनाता है। तो मध्यवर्ती के पास आता है यह AlCl4 क्षार आता है। तो AlCl4 क्षार आता है तो इस मध्यवर्ती से प्रोटॉन को क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन को खींच लेता है। तो यह बंध अंदर की तरफ चला जाता है और यहाँ पाई बंध का निर्माण कर देता है। जो यहाँ सिग्मा बंध है, H के बीच में जो सिग्मा बंध है ये टूटेगा, H धन के रूप में निकलेगा, जाएगा यहाँ से अटैच होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो इस कार्बन पर ऋण बनेगा और यह कार्बन ऋण और ये धन मिलकर के पाई बंध का निर्माण कर देगा और आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन का निर्माण हो जाएगा। और अल्प मात्रा में मध्यवर्ती है तो अल्प मात्रा में उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। साथ में सह उत्पाद के रूप में HCl और AlCl3 उत्प्रेरक है, अपने उत्प्रेरक अपने पूर्वावस्था में बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोटॉन मध्यवर्ती आर्थो मध्यवर्ती प्रोटॉन त्याग कर आर्थो एसिटोफिनोन अल्प मात्रा में उत्पाद बना देता है। इसी प्रकार जो हमारे पास पैरा है, पैरा मध्यवर्ती है, तो ये पैरा मध्यवर्ती 80% बनता है अर्थात मुख्य रूप से बनता है। तो ये पैरा मध्यवर्ती AlCl4 क्षार के रूप का काम करता है। AlCl4 जो जटिल यौगिक बना था पहले पद में, तो AlCl4 क्षार यहाँ आता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ से H धन के रूप में निकलता है, यहाँ पर सिग्मा बंध ये टूट जाता है, तो इस कार्बन पर ऋण आता है, तो इस कार्बन का ऋण और इस कार्बन पर धन उपस्थित है, तो इस कार्बन का ऋण इस कार्बन का धन आपस में जुड़कर यहाँ पर पाई बंध का निर्माण फिर से कर देता है और प्रोटॉन बाहर निकलकर इसमें से क्लोरीन को लेकर के HCl उत्पाद बना देता है और AlCl3 आपका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा पैरा क्लोरो उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो पैरा मध्यवर्ती में से प्रोटॉन निकल करके पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन मुख्य उत्पाद के रूप में बना देता है और मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन
फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की क्रियाविधि, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की क्रियाविधि कैसी है? जैसे हमारा हैलोजनीकरण की क्रियाविधि था, जैसे हमारा नाइट्रीकरण की क्रियाविधि था, वैसे ही फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की भी क्रियाविधि है। ऐसे सारे यौगिकों में आएगा, आप ऐसे ही क्रियाविधि को ध्यान में रखेंगे और दोहराते रहेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन पढ़ा रहे हैं, हैलोबेंजीन पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हमारा फ्रिडल चल रहा है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसी प्रकार से हम आगे 10वां चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो 10वें चैप्टर में हमको फिनाल पढ़ना है। तो जब हम आपको फिनाल पढ़ाएंगे तो फिनाल में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ध्यान से सुन लीजिए, जैसे हमारे पास बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार हैलोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार फिनॉल में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो फिनाल में जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो जैसे हैलोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक इसी प्रकार फिनॉल में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। फिनॉल में भी हैलोजनीकरण और नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन अभिक्रिया होगी, और उसकी भी क्रियाविधि ऐसे ही होगी। आप चाहें तो अभी हम फिनाल नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप फिनाल के जैसे मैंने हैलोबेंजीन का हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन आपको पढ़ाया है, समझाया है, इसी प्रकार से आप फिनॉल का भी हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन अभिक्रिया को आप लिख सकते हैं, और इसी प्रकार क्रियाविधि भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रियाविधि है, सब में काम आती है। अब यहाँ बस यही बात ध्यान रखना है कि आर्थो समूह जुड़ा रहेगा, आर्थो पैरा निर्देशक जुड़ा रहेगा, तो आर्थो पैरा स्थान पर उत्पाद बनेगा, और मेटा समूह जुड़ा रहेगा, मेटा निर्देशक समूह जुड़ा रहेगा, तो मेटा पर उत्पाद में इलेक्ट्रोफाइल्स आकर के मेटा स्थान पर जुड़कर मेटा उत्पाद का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर कौन सा क्लोरीन कौन है? आर्थो एंड पैरा निर्देशक है। जो फिनाल में OH समूह है वो कैसा है? वो भी आर्थो एंड पैरा निर्देशक है, तो उसमें भी क्लोरीन क्लोरोबेंजीन की तरह ही होगी। लेकिन अगर हमारा बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड है या नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन में NO2 समूह मेटा निर्देशक है, बेंजल्डिहाइड में CHO समूह मेटा निर्देशक है, बेंजोइक एसिड में COOH समूह मेटा निर्देशक है। तो बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजीन में हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन कराएंगे, तो मेटा स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़कर उत्पाद का निर्माण करेगा। और यहां पर क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन आर्थो एंड पैरा निर्देशक समूह है, फिनॉल में OH समूह आर्थो एंड पैरा निर्देशक समूह है, एनिलीन में NH2 समूह आर्थो पैरा निर्देशक समूह है। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन में, फिनॉल में, एनिलीन में अगर हम हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया कराएंगे, तो आर्थो एंड पैरा स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़कर उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये हमारा हुआ हैलोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया और एसाइलेशन अभिक्रिया, जिसके बारे में मैंने समझाया, आपको आगे का भी बात बता दिया ताकि आप दोहराते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।